अगर आप पेरेंट्स हैं और आपका बच्चा सीबीएसई बोर्ड में 12वीं की परीक्षा में अपीयर होने वाला था तो ये खबर आपके लिए है। परीक्षाओं पर वायरस का वार पड़ा है। 10वीं के बाद सीबीएसई बोर्ड के 12वीं की भी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक ली और ये अहम फैसला हुआ। कोरोना संकट के बीच सीबीएसई 12वीं परीक्षा पर जारी पसोपेश पर आखिरकार विराम लग गया। मंगलवार को पीएम मोदी के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला ले लिया गया। इस बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन के साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई, जिसमें प्रधानमंत्री के सामने परीक्षा कराने के सभी विकल्प रखे गए। लेकिन बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। छात्रों के स्वास्थ्य से समझौता नहीं कर सकते। छात्रों पर परीक्षा के लिए दबाव नहीं बना सकते। ऐसे माहौल में बच्चों को तनाव देना ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। कि मेरे को लगता है कि एक पॉजिटिव भी हो गया एक तरफ से और एक तरफ से नेगेटिव भी हो गया। क्योंकि पॉजिटिव तो इसलिए हो गया कि हमारी हेल्थ का इशू है। बता दें, सीबीएसई बोर्ड ने पिछले सप्ताह हुई केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में परीक्षा आयोजित करने के 2 विकल्प सुझाए थे। पहला विकल्प था सभी विषयों की परीक्षा घटे हुए एग्जाम पैटर्न पर आयोजित करना और दूसरा विकल्प था केवल महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा आयोजित करना। इन विकल्पों पर भी खूब मंथन हुआ, लेकिन पीएम ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इसे लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, भारत सरकार ने सीबीएसई बोर्ड के 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। व्यापक विचार विमर्श के बाद हमने निर्णय लिया जो छात्रों के हित में है, जो हमारे युवाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य की भी रक्षा करता है। वहीं कल गहलोत कैबिनेट की भी अहम बैठक होने वाली है। इसमें आरबीएसई बोर्ड परीक्षाओं पर अंतिम निर्णय होगा। ये जानकारी शिक्षा मंत्री डोटासरा ने ट्वीट कर दी। कल सीएमओ में सीएम गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। कोरोना से जो लोग मारे गए उनके परिवार वालों को दी जाने वाली सहायता पर भी निर्णय हो सकता है। साथ ही कल से शुरू हो रहे मिनी अनलॉक पर भी चर्चा संभव है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि कितने बजे बैठक होगी। कैबिनेट सचिवालय के अधिकारियों का कहना है कि बैठक को लेकर उच्च स्तर से अभी आदेश नहीं मिले। और देखिए अब साथ ही शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या ट्वीट किया है वो भी आपको बता दें। उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से चर्चानुसार कल कैबिनेट की बैठक में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मरुधरा में 2 जून यानी कल से अनलॉक की शुरुआत हो रही है। राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। मंगलवार से शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति है। जिलों के अंदर निजी वाहनों से सप्ताह में 5 दिन सुबह 5 बजे से दिन में 12 बजे तक आ जा सकेंगे। 8 जून से एक जिले से दूसरे जिले में 5 दिन आने जाने की अनुमति होगी। शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दिन में 12 बजे बाद भी कर्फ्यू रहेगा। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है वहां सभी बाजार नहीं खुलेंगे। कल से 25% कर्मचारियों के साथ सभी सरकारी ऑफिस सुबह 9 से दोपहर बाद 4 बजे तक खुलेंगे। 7 जून से सरकारी ऑफिस 50% कर्मचारियों के साथ हो जाएंगे। 10 जून के बाद सभी रोडवेज और निजी बसों को चलाया जाएगा। इसके लिए अलग से आदेश होगा। बाकी सेवाओं पर पहले वाले प्रावधान है। किराना, फल, सब्जी की दुकानें, दूध, डेयरी का समय पहले वाला। शादी समारोह पर पाबंदी जारी। स्कूल, कॉलेज बंद। कोरोना वैक्सीनेशन में मरुधरा नंबर 1 है, यह कहना है चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का। 22 मई तक हम 1,66,00,000 लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। 18 से 44 आयु वर्ग के बीच के जो लोग हैं उनमें हमारा वेस्टेज 0 है और
45 साल से अधिक के लोगों का वेस्टेज हमारा 2% है। भारत सरकार ने भी 10% वेस्टेज को अनुमति किया है और राष्ट्रीय औसत 6% का है वेस्टेज का। कोविड वैक्सीनेशन में राजस्थान देश भर में नंबर 1 स्थान पे है। जो वैक्सीन वाइल्स हैं वो टीकाकरण के सत्र के समाप्त होने के बाद, चाहे वो यूज्ड है, अनयूज्ड है, पार्शली यूज्ड है, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप संबंधित चिकित्सा संस्थान में कोल्ड चेन पॉइंट पर इनको जमा करा देते हैं। और झालावाड़ में माइनस, मतलब हमने जितनी वाइल्स मिली थी, हमको डोज मिली थी, उससे ज्यादा लोगों को डोज लगाई है। यानी कि वेस्टेज जो पूरे राजस्थान में है उसका एवरेज लिया जाए तो 2% से ज्यादा राजस्थान में वेस्टेज नहीं है। और अब बात पोखरण की। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद एक दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे। पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना संक्रमण को लेकर किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने वैक्सीन और सैंपलिंग की भी जानकारी ली और ऑक्सीजन प्लांट की भी स्थिति जानी। मंत्री सालेह मोहम्मद ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। निर्णय था कि लॉकडाउन कराया जाए। सब लोगों से राय ली गई, तमाम लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, तो सबने एक स्वर में कहा कि मुख्यमंत्री जी कि आप लॉकडाउन लगाएं ताकि ये संक्रमण जो है वो कम हो। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने राजस्थान के अंदर लॉकडाउन लागू किया। बात धौलपुर की, जहां 4 दिन से धौलपुर प्रवास पर चल रहे करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया और धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने आज जिला अस्पताल धौलपुर का निरीक्षण किया, जिसमें तीसरी लहर की आशंका के चलते बच्चों के लिए बनाए जा रहे आईसीयू वार्ड का निरीक्षण हुआ। जिला अस्पताल के एमसीएच परिसर में बनाए जा रहे बच्चों के आईसीयू वार्ड को लेकर मौके पर ही सांसद और विधायक ने अपने मद से नए वेंटिलेटर, आईसीयू बेड और कोविड से संबंधित उपकरण दिलाने का भरोसा दिलाया। जो तैयारियां हैं वो देखकर मुझे लगता है कि बड़ी खुशी और संतुष्टि है, क्योंकि अलग से जो न्यूनेटल आईसीयू, बच्चों का जो आईसीयू है, जो बच्चों में विशेष तौर से कोरोना देखने की एक संभावना व्यक्त की जा रही है, तो बहुत अच्छे तरीके से उसकी तैयारी की गई है। पूरा भवन लगभग तैयार है। किसी प्रकार से आवश्यक जो उपकरण है उस आईसीयू के लिए वो भी लगभग तैयार है। डॉक्टर्स की टीम पूरे उत्साह के साथ में मुकाबला करने के लिए तैयार है। कोटा पुलिस के एएसआई ओम प्रकाश के जज्बे की जितनी सराहना की जाए कम है। ओम प्रकाश के परिवार पर कोरोना का कहर ऐसा टूटा कि पहले पिता, फिर ताऊ, चाचा को कोरोना लील गया। इसके बाद खुद 2 बार कोरोना से जंग लड़कर एक बार फिर अपनी ड्यूटी पर तैनात हुए और लॉकडाउन की पालना करवाने और लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील करने में जुटे हुए। कोटा पुलिस के एएसआई ओम प्रकाश दिल में अपनों के खोने का दर्द लेकर भी कैसे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनसे बात की संवाददाता शाकिर ने। दस्तक के साथ ही पुलिस कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले साल जब कोरोना ने दस्तक दी थी तब लॉकडाउन की पालना और उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर में भी जो है पुलिस कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस दौरान कई पुलिसकर्मी संक्रमित भी हुए और उन्होंने अपनों को भी खोया। कोटा के ओम प्रकाश जो हैं पुलिसकर्मी, वो भी जो है लगातार 2 बार कोरोना पॉजिटिव हुए। यही नहीं, उन्होंने अपने घर वालों को भी इस दौरान जो है खो दिया है। उनके घर वाले भी कोरोना की वजह से जो है उनकी मौत हो गई है, लेकिन एक बार फिर अपनी मुस्तैदी के साथ लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए ड्यूटी पर तैनात हैं। आप खुद भी जो है बहुत तकलीफ में आ गए थे, आप भी पॉजिटिव रहे, बीमार रहे, परेशानी हुई। हाँ, परेशानी तो एक दूसरा पुनर्जन्म है हमारा दोनों पति पत्नी का, क्योंकि मुझे तो लगा ही नहीं था कि जिंदा भी रहेंगे, पर परमात्मा की कृपा से ये वैक्सीन लगने के कारण हम बच गए। अगर वैक्सीन नहीं लगवाते तो शायद हम भी मर जाते। अब ड्यूटी पे वापस आ गए हो, आप ड्यूटी पर तैनात हो गए हो, वापस गाइडलाइन की पालना करवा रहे हो, यहाँ लॉकडाउन की पालना करवा रहे हो? जी, लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं। जो अनाउंस से घूम रहे हैं उनको समझा रहे हैं। जो बिना जिनका नंबर है ऑटो जो चल रहे हैं, जिनमें 3 सवारी बैठी है उनका सोशल डिस्टेंसिंग का बना रहे हैं। मोटरसाइकिल पर 2 सवारी है, उनका भी सोशल डिस्टेंसिंग का बना रहे हैं। वैक्सीन के
वैक्सीन के लिए बोल रहे हैं लोगों से, भाई वैक्सीन लगाओ तो बचोगे। लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। जिस तरह से आम जन को भी गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए, वैक्सीनेशन को लेकर के जिस तरह से ओम प्रकाश अपील कर रहे हैं, ओम प्रकाश की अपील जो है गंभीरता से लोगों को लेनी चाहिए। साथ ही न्यूज़ 18 राजस्थान भी लगातार अपील कर रहा है कि गाइडलाइन की पालना करें। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर जो हैं उनके जज्बे को सलाम करें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। और अब बात अजमेर की। पुलिस ने नशे के काले कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की। पिछले 8 दिनों में नशीली दवा के काले कारोबार के खिलाफ दूसरी बड़ी कार्रवाई। करीब 5.5 करोड़ की दवा जब्त हुई, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने शहर के 2 अलग अलग थाना इलाकों में दबिश दे 35 लाख से ज्यादा नशीली दवाएं और इंजेक्शन बरामद की। इतनी ही बड़ी मात्रा में नशीली दवा के अवैध कारोबार का खुलासा होने के बाद पुलिस भी सख्ते में है। कि कमल नाम से व्यक्ति है जो इस आड़ में और इस फिराक में है कि वो नकली दवाइयाँ बेच सकता है। तो उसको दस्तयाब करके पूछा तो उसने बताया कि ये माल है वो शेख साजिद ने उसके पास रखवाया था और ये बताया था कि श्याम सुंदर मुंदड़ा ने ये माल रखवाने के लिए कहा था। तो इस प्रकरण में उनके पास लोअरगेट थाना इलाके में लगभग 17.5 लाख के आसपास टैबलेट्स और कैप्सूल बरामद हुई है और इसके साथ साथ ही रामगंज पुलिस थाना में भी एक इत्तला डेवलप हुई और उस इत्तला डेवलप करने के आधार पर जब हमने आगे खोजबीन की तो मुकेश हरिजन के घर से लगभग 18 लाख टैबलेट और कैप्सूल, 600 सिरप और 1000 इंजेक्शन जो एनडीपीएस में कवर करते हैं, ये वहां से जब्त किए और मुकेश हरिजन को वहां से गिरफ्तार किया गया। बाड़मेर में बेखौफ चोरों का आतंक जारी है। लॉकडाउन की आड़ में चोरों ने मकानों और दुकानों को निशाना बनाया। कुछ दिन पहले पूर्व सांसद वृद्धिचंद जैन के निवास पर हुई चोरी की वारदात के बाद अब व्यस्ततम सिणधरी सर्कल पर पुलिस की नाक के नीचे चोरी हुई। दुकान से 10,000 कैश, महंगे सीसीटीवी और अन्य सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया। वो भी ले गए और सारे कैमरे तोड़ दिए गए उन्होंने। और वैसे डीवीआर वगैरह सेफ है पर उनकी रिकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि लाइट खराब थी, लाइट खराब करके चले गए सारे। सामान उनकी चोरी हुआ छोटा मोटा, बाकी ये काजू किस्तक और कोई इलेक्ट्रिक सामान। उनको बोला है कि भाई 5 बजे तक आप अपने दुकान में देख लेना क्या क्या चीज़ चोरी हुई है। वो चोरी की लिस्ट बना के 5 बजे तक अपने एसओ साहब है उससे में आप रिपोर्ट पेश कर देना। सड़क हादसे में लोगों की जान बचाने में एम्बुलेंस की भूमिका अहम रहती है, लेकिन टोंक में 108 एम्बुलेंस सेवा की लापरवाही की वजह से एक बुजुर्ग की सांसें थम गई। एम्बुलेंस सेवा की लापरवाही, बुजुर्ग की जान पर पड़ गई भारी। एम्बुलेंस का जानलेवा इंतजार, उखड़ गई बुजुर्ग की सांसें। जी हां, टोंक के अविका नगर टोल प्लाजा के पास सड़क हादसा हुआ, जिसमें बुरी तरह जख्मी एक बुजुर्ग दंपति को नजदीक के मालपुरा CHC में भर्ती कराया गया, लेकिन दोनों की हालत नाजुक होने पर जयपुर ले जाने को कहा गया, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस सेवा के कंट्रोल रूम में कॉल किया गया, लेकिन नहीं आई एम्बुलेंस। कुछ मददगार ने मिन्नत की तो करीब 3 घंटे बाद 108 एम्बुलेंस आई, लेकिन तब तक एक घायल बुजुर्ग की सांसें थम गई। आज दिन में करीब 12:30 बजे टोल नाके से आगे क्रेन और मोपेड की टक्कर हो गई थी, जिसमें मोपेड सवार लक्ष्मण सिंह की डेथ हो चुकी है और उसकी पत्नी घायल है, जिनको जयपुर रेफर कर दिया है। बड़ी मुश्किलों से अधिकारियों से बात करने के बाद में 3 घंटे की मशक्कत के बाद में 108 एम्बुलेंस आई, मगर जब तक लक्ष्मण सिंह जो मतलब घायल ज़्यादा थे, उन्होंने यहाँ हमारी आंखों के सामने दम तोड़ दिया और जो लेडीज़ थी उस लेडीज़ को 108 एम्बुलेंस के द्वारा जयपुर रेफर किया गया। मगर देखने वाली बात ये थी कि एक वाहन की अव्यवस्था के कारण इस बुजुर्ग की मौत हुई। वक्त पर एम्बुलेंस पहुंच जाती तो बुजुर्ग की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका। ऐसे में बड़ा सवाल कि वक्त पर एम्बुलेंस नहीं भेजने के कौन है जिम्मेदार। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। बात करते हैं अन्नदाताओं से हो रहे अन्याय की।
देश भर में किसानों की आय बढ़ाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जब किसान अपनी फसल बेचने खरीद केंद्र पर पहुंचता है तो उसे कई तरीके से परेशान होना पड़ता है। कई तरह की अवैध वसूली और मनमानी झेलनी होती है। देखिए राजसमंद में सरकारी खरीद केंद्र में किसानों के हक पर डाका डालने की रिपोर्ट। तोल केंद्र पर किसानों की कट रही जेब। तोल केंद्र पर अवैध वसूली का हुआ पर्दाफाश। उसमें 50 किलो का जो कट्टा है तोल होता है, उस पर 500 ग्राम ज़्यादा लिए जा रहे हैं, यानी 1 क्विंटल पे 1 किलो वजन ज़्यादा लिया जा रहा है। उसके अलावा कृषि मंडी का राज्य सरकार का जो आदेश है कि 1 कट्टे पे तोल पे 6 रुपये लेने हैं, उसकी जगह ये 30 रुपये ले रहे हैं। कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर फसल बेचने खरीद केंद्र पर पहुंचे किसानों के साथ कुछ ऐसे हो रही है हकमारी। ये वाकया है राजसमंद के राजफेड क्रय विक्रय केंद्र रेल मगरा का, और इस बात का खुलासा किया है जिला परिषद के सदस्य ने, जो किसानों की शिकायत के बाद मामले की जांच करने पहुंचे थे। आखिर कैसे हो रही है किसानों के साथ खुलेआम धोखाधड़ी, सुनिए जिला परिषद सदस्य लहरू लाल अहीर की जुबानी। राज्य सरकार का जो आदेश है कि 1 कट्टे पे तोल पे 6 रुपये लेने हैं, उसकी जगह ये 30 रुपये ले रहे हैं। तो किसान को 1 किलो गेहूँ ज़्यादा ले रहे हैं, उधर से 24 रुपये तोल पे ज़्यादा ले रहे हैं। और उसके बाद में भी अनियमितता ये हो रही है कि जो प्रबुद्ध लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनके तोले जा रहे हैं और किसानों के डायरेक्ट आने पर तोले नहीं जाते हैं। वहीं तोल केंद्र के अधिकारी इस आरोप को गलत बताते हैं। तोल केंद्र के अधिकारी के मुताबिक किसानों से फसल की ज्यादा मात्रा की तोल राजफेड के नियमों के मुताबिक ही हो रही है और इसके लिए वो फसल में मौजूद मॉइस्चर को जिम्मेदार मानते हैं। ऐसा है कि जो वजन लिया जा रहा है उसको उसी समय सील कर लगभग अगले दिन या दूसरे दिन गाड़ी में डालकर वेयर हाउस जमा कराने के लिए भेजा जाता है। मॉइस्चर होने के कारण गेहूँ 2 दिन यहाँ पड़ा रहता है, लगभग 1 से 1.5 दिन गाड़ी में भरा हुआ एफसीआई के बाहर पड़ा रहता है, जिससे वजन मॉइस्चर सूखने से वजन शॉर्ट होता है और यहाँ एक कट्टा कंप्यूटर कांटे पे तुलता है और वहाँ पे बड़ा कांटा तुलने से लगभग 40 से 50 किलो का वेरिएशन पूरी गाड़ी में आता है। बहरहाल ज्यादा तोल के मामले में खरीद केंद्र के अधिकारी ने अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन ज्यादा वसूली क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बड़ा सवाल यह कि किसानों के हक का क्या होगा। खून पसीने की कमाई से उगाई गई फसल का एक दाना भी बर्बाद होना किसानों के लिए मुश्किल पैदा करने वाला है। खासकर कोरोना काल में अन्नदाता के साथ हो रहे इस अन्याय पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से अलकेश सनाढ्य की रिपोर्ट। अन्नदाता के अच्छे दिन आने वाले और मुमकिन किया है जोधपुर मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश रलिया ने, जिन्होंने दुनिया का पहला नैनो तकनीक आधारित यूरिया तैयार किया है, जो कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने वाला है। अन्नदाताओं के आएंगे अच्छे दिन। मरुधरा के लाल ने किया कमाल, बनाया नैनो तकनीक आधारित यूरिया। अब कृषि क्षेत्र में आएगी क्रांति। जी हां, इन्हें अच्छे से देख लीजिए और पहचान लीजिए। ये हैं मरुधरा के लाल डॉक्टर रमेश रलिया, जिन्होंने वो कर दिखाया जिससे पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन हुआ है। जी हां, जोधपुर मूल के डॉक्टर रलिया ने दुनिया का पहला नैनो तकनीक आधारित यूरिया इजाद किया है। अब इस यूरिया के जरिए देश के अन्नदाताओं के न सिर्फ अच्छे दिन आने वाले हैं, बल्कि कृषि क्षेत्र में क्रांति भी आएगी। डॉक्टर रलिया 2015 से इसे इजाद करने में लगे थे। इस नैनो फर्टिलाइजर को इंडिया में लाने के लिए हम भारत सरकार के साथ 2015 से प्रयासरत हैं और अभी इफ्को के साथ आज इस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन किया गया। सो दिस इज ए प्लेजर मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड स्पेशली फॉर मी, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल हु हेल्प मी टू इंट्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट।
इफ्को ने हाल ही में हुई अपनी 50वीं वार्षिक आम बैठक में नैनो तकनीक आधारित यूरिया लॉन्च किया है। इन नैनो खाद का पेटेंट जोधपुर मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश रलिया के नाम है। अब इसकी खासियत भी जान लीजिए। नैनो यूरिया को भारत में तैयार किया गया है। जोधपुर के डॉक्टर रमेश रलिया ने इजाद किया। नैनो यूरिया कलोल के नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र में तैयार किया गया है। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में बड़ा कदम है। नैनो यूरिया से फसलों की पैदावार बढ़ती है। पोषक तत्वों की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। भूमिगत जल की गुणवत्ता में सुधार होगा। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भी कारगर होगा। एक बोरी के बराबर होगा नैनो यूरिया का 500 ml का बोतल। आकार छोटा होने से परिवहन और भंडारण की लागत में कमी आएगी। नैनो यूरिया से मिट्टी और पौधों को खतरा नहीं होगा। नैनो यूरिया सस्ता होने से किसानों की लागत कम होगी। यूरिया की बर्बादी कम होगी तो सब्सिडी पर सरकार का पैसा भी बचेगा। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।